वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करते हैं और 12th की फ़िज़िक्स में जो फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे स्टार्टिंग चैप्टर हमें कहाँ से करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले कुछ बातें करते हैं हम लोग। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वन इज़ पार्टिकल एंड अनदर वन इज़ रेडिएशन। दुनिया में जितने भी एनर्जी की चीज़ें हैं वर्ल्ड में वो सब की सब सिर्फ दो ही फॉर्मेट में है। वन इज़ पार्टिकल, अनदर वन इज़ रेडिएशन। रेडिएशन जिसके पास वेव फॉर्म होती है और पार्टिकल यानी जिसके पास मास होता है। अब मास से रिलेटेड अगर मैं कोई बात करता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि हमें बताया गया था कि मास जो कि एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब जो सबके पास है। मास सभी पार्टिकल्स के पास क्या है? मास है। तो वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के कारण हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है। एवरी पार्टिकल अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल एंड विच इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। और हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमने नाम भी दिया हुआ है। क्या नाम दिया था? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद आ गया होगा आप लोग को, 11th क्लास में हमने पढ़ा था क्या? दिस इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक ऑब्जेक्ट के मास के कारण दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास है जो अट्रैक्ट हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है? अभी तो हमने वहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी। न्यूटन थ्योरी की दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कौन से फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। G m1m2/r²। ये हम 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। सवाल ये है क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स है? तो थोड़ा डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आता है कि जैसे हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स में हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है भी? क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मास है और इस मास के कारण अर्थ चूँकि एक बहुत बड़ा मास है तो वो अपने मास के कारण बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। आप कोई चीज़ उछालिए, कोई चीज़ फेंकिए, वो लौट के कहाँ जाती है? अर्थ पे। लेकिन आपको ये भी पता है अर्थ सन से दूर नहीं जा पाती क्योंकि सन अर्थ से बड़ा है और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो सवाल यह है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण है बेटा? मास के कारण है। अब सवाल अगला जो आता है क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स है? ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। एक फोर्स आपको अभी दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है ज़रा मैं दिखाता हूँ। मैंने ये जो मास इंक है, इंक के पार्टिकल्स के पास मास है और इस मास को मैंने इसके साथ रब किया तो देखो ये मास का पार्टिकल यानी इंक का पार्टिकल बोर्ड के पार्टिकल के साथ स्टिक हो गया, चिपक गया। जबकि हमें पता है कि इस इंक के पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही होगी? खींच रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। ये आप चौक से लिखते हैं। आप एक बोर्ड लेते हैं, चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के साथ जब आप लिखते हैं, रब करते हैं तो चौक के पार्टिकल्स बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। जबकि उन पार्टिकल्स को अर्थ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप कहेंगे बोर्ड भी अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है। तो इंक के पार्टिकल्स को या चौक के पार्टिकल्स को क्या करना चाहिए था? वो तो अर्थ के पास जाना चाहिए था, यानी यहाँ से निकल जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि शायद कोई और फोर्स है जिसने इसको स्टिक करके रखा हुआ है, जिसने इसको चिपका के रखा हुआ है। या जैसे चौक के पार्टिकल्स अगर चिपक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कोई और फोर्स है जो एक्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। क्या एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स है भी या हमारे दिमाग की उपज है? तो ज़रा ध्यान से याद करो एक एक्सपेरिमेंट बेटा। आप लोग बचपन में क्या करते थे? एक कॉम्ब लेते थे, उस कॉम्ब को रब करते थे हेयर के साथ। कॉम्ब को क्या करते थे? हेयर के साथ रब करते थे और छोटे छोटे कागज़ के पार्टिकल्स को ये अपनी तरफ क्या करता था? अट्रैक्ट कर लेता था। जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा मास है जो इन कागज़ के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच के रखे हुए है। लेकिन इस कॉम्ब जिसका मास अर्थ के कंपैरिजन में ना के बराबर है, इस कॉम्ब ने कागज़ के पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ
खींच लिया। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है जिसके कारण ये कागज़ के पार्टिकल्स ऊपर से जा रहे हैं वो अर्थ के फोर्स से तो बहुत बड़ा है या नहीं है। इसी फोर्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनबिल्ट नहीं है, मतलब सबके पास नहीं है। ये कॉम्ब जब रब नहीं की गई थी तब ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ नहीं उठा रही थी। या ये मार्कर है, अगर मैं इसको रब नहीं करूं तो कागज़ के टुकड़े क्या ये उठाएगा? नहीं उठाएगा। लेकिन रब कर दूं तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब शायद ये हुआ कि जब हम रबिंग करते हैं तब ये वाला फोर्स प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है। ये वाला फोर्स कब आता है? जब रबिंग की जाती है, जब कॉम्ब को रब किया जाता है, जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, रब करते हैं, तब भी देखो आप चमक पैदा होती है, यानी बिजली पैदा होती है। चमक, बिजली यानी कि चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड जो यहाँ दिख रहा है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा हूँ। इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी किससे रिलेटेड है बेटा? चार्ज से। इलेक्ट्रॉन भी किससे रिलेटेड है? अब कहेंगे ये क्या बात हुई, समझ नहीं आया। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल है जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है चार्ज। इलेक्ट्रॉन की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? चार्ज है। सवाल है कि चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन नाम क्यों दिया? जिसके पास चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन नाम क्यों दिया जाए? तो चूंकि हमने कॉम्ब को रब किया था और कॉम्ब रब होने के बाद क्या हो गई थी? चार्ज्ड हो गई थी। कॉम्ब रब होने के बाद क्या हो गई थी बेटा? चार्ज्ड हो गई थी। और कॉम्ब का ग्रीक लैंग्वेज में नाम था इलेक्ट्रा, और इसी इलेक्ट्रा से हमने वर्ड उठाया इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज था, हमने उसी को नाम क्या दे दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चार्ज की बात कर रहा हूँ। अब अपने टॉपिक का नाम देखो एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। और इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट को फिर दूसरी फॉर्म में कहूँ तो मैं कहूँगा चार्ज एट रेस्ट। क्या नाम देंगे बेटा इसे? चार्ज एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो चार्जेस की बात करेंगे। और किस कंडीशन में बात करेंगे? कि जब वो रेस्ट में हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्ट। चार्ज के मूवमेंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। जब मूवमेंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, दैट विल बी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद और भी चैप्टर्स आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिज्म, सब में चार्ज के मोशन के रिलेटेड या रेस्ट से सारी बातें होती रहेंगी, वो बात की बातें। फिलहाल जो हमारा चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसको आपको इंट्रोड्यूस कराया मैंने। क्या समझ में आया आपको? कि जब हम रबिंग करते हैं तब चार्ज प्रोड्यूस होता है, और चूंकि कॉम्ब का नाम इलेक्ट्रा था इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। यहाँ तक की बातें तो क्लियर हो गई। अब एक सवाल दिमाग में पैदा हो रहा होगा कि ठीक बात है भी, जिस ऑब्जेक्ट को हम रब कर देते हैं उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, रबिंग करने से चार्ज प्रोड्यूस क्यों हुआ? क्या हमें इस पे डिस्कस करना चाहिए? इसी पे बात करेंगे हम लोग कि रबिंग के कारण चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है। और अगर आप लोग बुक वगैरह स्टडी करेंगे तो उसमें इसी टॉपिक का नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा। क्या होगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा? जब हम रबिंग कर रहे हैं तो रबिंग करने के दौरान दो ऑब्जेक्ट्स जिनको रब किया जा रहा है उनके बीच क्या है? फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। प्रैक्टिकली हमने बहुत बार करके देखा कि जहाँ फ्रिक्शन नहीं था, जहाँ फ्रिक्शन ज़ीरो था, वहाँ चार्ज प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। तो इसी कारण चूँकि फ्रिक्शन है वहाँ पर, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। रबिंग, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई। अब कॉज पे डिस्कस करते हैं कि वे रबिंग करने से ऐसा हुआ क्यों। तो मैंने कहा बेटा आपने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया बी, इन दोनों को आपस में रब किया। क्या किया? इन दोनों की आपने आपस में रबिंग करी। ठीक बात है। अच्छा, रबिंग करी तो चूंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा क्या करता है? मोशन का अपोज करता है।
मतलब ए और बी जब एक दूसरे पे स्लाइड हो रहे थे तो फ्रिक्शन उनका अपोज कर रहा था, और जो अपोज करता है वो एनर्जी को वेस्ट करता है। क्या करता है बेटा? एनर्जी वेस्ट करता है। और हमारे साइंस का प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई एनर्जी वेस्ट होती है ना, एनर्जी जब भी वेस्ट होती है तो वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक हीट और दूसरा साउंड। हीट एंड साउंड। साउंड का हमारे पास अभी यहाँ कोई यूज़ नहीं है, हम बात करेंगे किसकी बेटा? हीट की। तो दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी को जब हमने आपस में रब किया तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस की? हीट प्रोड्यूस की। और ये हीट किसको मिली? जब दो ऑब्जेक्ट्स रब किए गए तो हीट अगर प्रोड्यूस हुई तो वो हीट कहाँ गई? हीट गई इन ऑब्जेक्ट्स के पास। कहाँ गई बेटा? इन ऑब्जेक्ट्स के पास। और ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ होता है भाई? ऑब्जेक्ट बना होता है एटम से। ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? एटम से। और जितने भी एटम्स होते हैं सब में एक न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो रबिंग के बाद हीट एनर्जी डायरेक्टली किसको मिल गई? इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी भाई तो वो क्या करेंगे? वो बेटा एक्साइट हो जाते हैं। ही इलेक्ट्रॉन्स को जब भी एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होते हैं, अपनी एनर्जी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना चाह रहा होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से भागना चाह रहा होगा। अच्छा, मान लो हीट एनर्जी इसको मिली 10 जूल और न्यूक्लियस से ये जुड़ा हुआ है, उसके कारण इसके पास एनर्जी है 9 जूल। इसको भी मिली 10 जूल, ये जुड़ा हुआ है 12 जूल। कौन सा वाला भागेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा और कहाँ जाएगा? इसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है एयर और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है भी? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, जो हमने हीट एनर्जी दी है वो ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के या तो एयर में जा सकता है या ऑब्जेक्ट पे। चूँकि एयर नॉन कंडक्टर है, अभी तक जो हमने पढ़ा है एयर नॉन कंडक्टर है, मतलब एयर में चार्जेस मूव नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और कहाँ पहुँच गया भाई? ऑब्जेक्ट बी पे। कहाँ पहुँच गया? अब हमें क्या पता है बेटा? हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो भी एटम्स होते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी एवरी एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम इन एवरी एटम, मीन्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पहुँच गया। पहले इसमें ये जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, अभी तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इसमें ज़्यादा हो गए प्रोटॉन। और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए उसको मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। क्या हो गया बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो हम इसको कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो वही रहे, तो हम बोलते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए वहाँ कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन गया था ऑब्जेक्ट बी पे, और ऑब्जेक्ट बी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो हम बोलेंगे इट बिकम्स एक्सेस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बेटा? एक्सेस हो गए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर वो चार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रबिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है एटम्स को, एटम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर जाते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर जाएगा तो जहाँ जाएगा वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया। चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया इसलिए वहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया?
पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पूरी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग। ठीक है बेटा, चलो अभी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और अभी फ़िलहाल के लिए इतना।